आज इस विज्ञान की क्लास में हम आपके साथ कोशिकाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कल की कक्षाओं में कोशिका से आप सबों को परिचय कराया गया और यह बताया गया कि कोशिका प्रत्येक सजीव शरीर का सबसे छोटी जीवित इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारा शरीर का वह निर्मित इकाई है, अर्थात हम सभी सजीवों का शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इतनी बातों की जानकारी आपको पिछले कक्षा में दी गई है। तो कोशिका के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई? पहला जानकारी यह दी गई, क्या दी गई कि हमारे शरीर का सजीव शरीर का सबसे छोटी जीवित इकाई है। शरीर का सबसे छोटी जीवित इकाई है। आपको यह भी बताया गया कि सजीव शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। या कह सकते हैं कि सजीव शरीर का निर्मित इकाई है। इतनी बात पिछले कक्षा में आप सबों को बताया गया और आपका पूर्व अनुभव रहा है कि आसपास जितने भी आप वस्तुओं को देखते हैं, जितने भी पदार्थ के देखते हैं, तो उन वस्तुओं को देखने के बाद यह पता चलता है कि वह वस्तु दिखने में तो एक लगते हैं, लेकिन वास्तव में एक नहीं होते हैं। वह छोटे छोटे कणों से, टुकड़ों से मिलकर के बने होते हैं। इसी अनुभव के आधार पर हम यह कह रहे हैं कि हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनी हुई है। अर्थात हमारा शरीर की संरचना कैसी होगी, हमारा शरीर जैविक कार्यों को किस प्रकार करेगा, ये कोशिका के संरचना और कोशिका के कार्यों को देख करके हम बता सकते हैं कि जिन कोशिकाओं से शरीर बनी होगी वह कोशिका के उस शरीर की संरचना कैसी होगी और वह जैविक कार्य किस प्रकार करते होंगे। जैविक कार्य करना के मतलब भोजन को प्राप्त करना, भोजन को पाचन करना, उनका अवशोषण करना, उत्सर्जन करना और अपने ही जैसा एक नई संतति को जन्म लेना। ये सारी कार्य को कैसे करते होंगे, इन चीजों को बेहतर समझ तब हो सकती है जब शरीर की छोटी इकाइयों को हमारे पास बेहतर समझ हो। अब यहाँ पर पहला प्रश्न कल मैं छोड़ा था कि हम न जाने कितने प्रकार के सजीवों को अपने परिवेश में देखते हैं, उनके शरीर की बनावट अलग अलग होती है क्या, और वह अपने जैविक कार्यों को अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे हम भोजन को चबा करके निकलते हैं, वहीं पर सांप जो है जो भोजन को सीधा निकल जाता है क्या। तो भोजन अंतर ग्रहण करने का तरीका भी, इनटेक ऑफ फूड जो है उसका जो मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है सभी जीवों में एक जैसा नहीं है। कुछ जीवों का जन्म अंडा से होता है तो कुछ जीव अपने ही जैसा छोटे जीव को जन्म देते हैं। कुछ जीव जो है आकाश में उड़ते हैं, उनके पास पंख होते हैं क्या। मछलियां रहती है जल के अंतर्गत तो उसको भी शोषण पे कार्य करती होगी। तब हमारे मन में यह आश्चर्य होता है कि मूलभूत आवश्यकताएं सारे सजीवों को एक जैसे हैं, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट एक जैसे हैं। सब लोग भोजन को
ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, उनका अवशोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन का कार्य करते हैं। तो सबकी आवश्यकताएं एक ही जैसी है, फिर भी सभी शरीर का कार्य करने का तरीका अलग अलग क्यों है? आपके मन में आश्चर्य हो रहा हो। आखिर सभी सजीवों में जीवन है, सब में लाइफ है, लेकिन वह लाइफ को सस्टेनिंग करने के तरीका सब में अलग अलग है। आखिर क्यों है? आखिर why the body of elephant differs from the body of frog? Why the body of tree different from our body? Both have life, both require food, both need to digest food, both need to excrete harmful or injurious substance formed after digestion. सबको शोषण करने की आवश्यकता है, लेकिन आखिर शारीरिक की संरचना में बदलाव क्यों है? तो इस सब का आंसर है कि वह किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। जैसे एक भवन की आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि जिन छोटी इकाइयों से मिलकर के हमारा भवन बनी है, वह इकाइयां एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अरेंज हैं। इन व्हाट वे all building blocks are arranged or are joined with each other, right now. So arrangement of bricks he decide करेगा कि what kind of the shape your build, what kind of shape your building will have. Okay? तो आइए इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारा एक ही जगह छिपा है। जब हम शरीर की सबसे छोटी इकाइयां, जहां से हमारी जीवन की शुरुआत होती है, जहां से हम इतने बड़े दिखते हैं, इतने विशाल शरीर हमारे पास है, लेकिन वास्तव में हमारा जब जन्म हुआ था या हमारा जब जीवन की शुरुआत हुई थी, हमने जीवन की यात्रा को जब हम आरंभ किया था, तो आरंभिक काल में हम बहुत ही छोटे स्वरूप में, यूं कहें कि एक कोशिका के रूप में हम माता के गर्भ में आए थे। धीरे धीरे हम बहुकोशिकीय जीव के रूप में परिवर्तित हो गए। तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम कोशिकाओं की संरचना और कोशिकाओं की क्रिया को समझ करके सारे प्रश्नों को उत्तर दिया जा सकता है कि why the structure and function of our body differs from the structure and functions of other living bodies. पानी में रह करके भी मछली ऑक्सीजन को कैसे ले लेता है, जबकि हम पानी के अंदर में हमें डुबा दिया जाए तो हम श्वास नहीं ले सकते हैं। तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को वह कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जल में घुले हुए ऑक्सीजन को हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं? कारण है कि उसे जल में ऑब्जर्व करने के लिए विशेष प्रकार के अंग उसको मिला हुआ है और वह अंग हमको नहीं है। उनके फेफड़ा में गील पाए जाते हैं ना, वही कारण बनता है जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, लेकिन हम जल में घुले हुए ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज both have different kind of organs. तो इन प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढे, लेकिन मनुष्य को यह कब मालूम चला कि हमारा शरीर छोटे छोटे जीवित इकाइयों से मिलकर के बने हुए हैं, और यह छोटे छोटे जीवित इकाइयां अर्थात जीवन की सारी क्रियाएं उन छोटी जगहों में ही चलती है। हम जब कह रहे हैं कि कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है, तो हम यह भी कह रहे हैं कि उसमें जीवन है, तो कोशिकाओं के भी भोजन की आवश्यकता है, यानी कोशिका भी भोजन करते होंगे। जब कोशिका में जीवन है, जब कोशिका में यदि जीवन है, कोशिका में यदि क्या है, जीवन है, तो ये भोजन, इन्हें भी भोजन की आवश्यकता होगी, भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होगी। दूसरा, इन्हें
भोजन को पाचन करने की भी आवश्यकता होगी। तीसरा, पचने के ऊपर भोजन के पाचन के बाद दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, उपयोगी पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थ। तो इन्हें उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना भी पड़ता होगा, अर्थात इन्हें परिवहन का कार्य भी करना पड़ता होगा ना। पाचन के उपरांत उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक शरीर के विभिन्न भागों तक इन्हें पहुंचाना भी पड़ता होगा, और अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी पड़ता होगा, जिसको उत्सर्जन बोलते हैं। क्या जब उनमें जीवन है तो शोषण की भी आवश्यकता होगा। यह चूंकि जीवन है और प्रत्येक जीवन में प्रजनन एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है सजीव होने का। प्रजनन का मतलब होता है सजीव, कोई भी सजीव जिसमें जीवन है वो अपने ही जैसा एक नए जीव को जन्म कर देता है। टेबुल में जीवन नहीं है, इसलिए यह टेबुल एक नया टेबुल को जन्म नहीं दे सकता है। ए टेबुल can't bear a new table. This duster can't bear a new duster. This chalk can't bear a new chalk. Right? तो यह चौक एक नए चौक को जन्म नहीं दे सकता। क्यों? Because it has no life. Our duster cannot bear a new duster because our duster has no life. But an elephant can produce a new elephant, new baby elephant. Why? Because elephant has life. So किसी भी में जीवन है तो सब सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है रिप्रोडक्शन, अर्थात इन सजीवों को भी प्रजनन करने की आवश्यकता होगा। प्रजनन माने अपने ही जैसा एक नया जीव को, नया संतति को जन्म देना। तब है कि कोशिकाओं में जीवन के यह समस्त कार्य चलते होंगे। हम देखते हैं कि हमें शोषण करने के लिए स्वतंत्र रूप से एक अलग अंग प्राप्त है जिसे नासिका कहते हैं। क्या हमें जो है हमारा शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए और रक्त के द्वारा आवश्यक पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारा हृदय धड़कता है, हृदय की आवश्यकता है। हम श्वसन जब करते हैं तो ऑक्सीजन जो है रक्त के साथ मिलता है, तो श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? सांस जो लेते हो, छोड़ते हो, ये सब क्रिया किसके द्वारा होती है? आपके हृदय के द्वारा। क्या शरीर के पाचन की क्रिया कहाँ होती है? पेट में होती है। क्या तो हमारा शरीर अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, तो उस कार्य के करने के लिए अलग अलग अंग मिले हुए हैं। लेकिन कोशिका इतनी छोटी है जिसे नग्न आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता है, तब इतना छोटा चीजों में जीवन की यह सभी सारी क्रियाएं कैसे चलता होगा?
कोई अलग से अंग प्राप्त नहीं है तो कोशिका शोषण का कार्य कैसे करता होगा, कोशिका भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता होगा, उसका पाचन कैसे करता होगा, उपयोगी पदार्थों को विभिन्न अंगों तक परिवहन का कार्य कैसे करता होगा, अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का उत्सर्जन के काम कैसे करता होगा, और अपने ही जैसा एक नया जीव को जन्म कैसे देता होगा। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कोशिका के द्वारा यह समस्त होने वाले कार्य और कोशिका के किन अंगों में अर्थात कोशिकांगों में यह समस्त कार्य चलते हैं, इनकी जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे। लेकिन यह हम जानना चाहेंगे कि मनुष्य को आखिर कोशिका जैसी सूक्ष्म संरचना जो इतनी छोटी है कि नग्न आंखों के द्वारा नहीं दी जाती है, इस सूक्ष्म संरचना को मनुष्य कैसे देख पाया, और सबसे पहले वह कौन है जो कोशिका का खोज किया। दो शब्द जान जाओ, विज्ञान में आता है खोज और आविष्कार, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। डिस्कवरी का मतलब होता है सत्य बातों को पता लगाना। वह बात तो सत्य इस हमारे संसार में वह सत्य बात तो कब से है, जब से संसार बनी है, लेकिन उस सत्य का रहस्योद्घाटन या उस सत्य की जानकारी मनुष्य को पहले नहीं थी। तो प्रथम बार जिसने उस सत्य को प्रतिपादित किया, सत्य को बताया, सत्य को सामने लाया, who bring forward the truth, उसको बोलते हैं कुछ चीजों को उन्होंने डिस्कवरी किया, है ना। इन्वेंशन का मतलब होता है कि वह कोई नई वस्तु का निर्माण करना जो पहले नहीं थी। तो मैं कहूंगा कि टेलीविजन का डिस्कवरी हुआ, कि टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ। टेलीविजन का डिस्कवरी हो कहा जाएगा, टेलीविजन का इन्वेंशन कहा जाएगा। इन्वेंशन आविष्कार हुआ। आविष्कार माने कोई नई यंत्र या कोई नया वस्तु का निर्माण करना जो पहले नहीं था। तो हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, कि सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। वेरी फाइन, तुम बोलो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, टीवी का आविष्कार हुआ, अगर टीवी का खोज हुआ क्या होगा? हाँ, टीवी was invented by John L. Bayard। तो जितने भी अब ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, ट्रैक्टर का खोज हुआ, आज ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, तो जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी वस्तुएं जो पहले नहीं थे और बाद में वो बनाए गए, तो कहते हैं उन वस्तुओं को क्या हुआ? आविष्कार हुआ। टीवी का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, ट्रेन का आविष्कार हुआ, फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ। ऐसे बहुत सारे विज्ञान जो है वरदान के रूप में, ऐसे बहुत सारे चीज है विज्ञान के अंतर्गत जिनका क्या हुआ? आविष्कार। लेकिन कोशिकाओं का निर्माण तो हमने नहीं किया। कोशिका तो प्राकृतिक रूप से बनते रहे हैं, इसलिए कोशिकाओं की जानकारी की हमारा शरीर छोटे इकाइयों से मिलकर बनी है। इस सत्य को जो सबसे पहले पता किया होगा, तो उसने इस सत्य का खोज किया कि सत्य का आविष्कार किया? खोज किया। तो आइए हम यह जानने की कोशिश करें कि वह कौन वैज्ञानिक है, वह कौन व्यक्ति है जिसने मनुष्य को सर्वप्रथम यह बात बताया, इस सत्य बात को बताया कि हमारा शरीर जिसको समझते हो कि यह एक है, यह एक नहीं है, बल्कि अलग अलग भागों से, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने हैं। तो कोशिकाएं इतनी छोटी होती है, दे आर सो स्मॉल इन साइज which can't be seen with our naked eyes. So small they are inside. We cannot see them with our naked eyes, with unaided eyes. अर्थात जिनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। कितने छोटे हैं? जिन्हें नग्न आंखों से देखा, इतना छोटे हैं, सो स्मॉल इन साइज। तो जब इतने छोटे हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तब सर्वप्रथम कोशिकाओं को देखना कैसे संभव हुआ? How it become possible to see
the cell of our body. On the one side, cell is so small that we cannot see them with our naked eye. तब how did it possible? How did it possible to see the cell with our naked eye? तो इसका उत्तर क्या है? After invention of microscope, right? How did it become possible for us to see the cell? यह कैसे संभव हुआ? कोशिका को देखना कैसे संभव हुआ? कोशिका को देखना कैसे संभव हुआ? अर्थात कोशिकाओं का खोज कैसे संभव हुआ? कोशिकाओं के आविष्कार की कोशिकाओं का खोज, हाँ, अर्थात कोशिकाओं का खोज मीन्स क्या होगा? डिस्कवरी कैसे संभव हुआ? Yes, there are two sentences written in different words, but both questions have same meaning, right? अर्थात कोशिकाओं का खोज कैसे संभव हुआ या कोशिका का देखना संभव कैसे हुआ, जबकि कोशिका इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जाता, जबकि कोशिका इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। यानी कि हाउ it become possible to discover cells. How it become possible to discover cells? Who discovered cell first? Right. तो who discovered cell first? इसकी जानकारी हम बाद में देंगे, पर यह संभव कैसे हुआ? विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा नया उपलब्धि हासिल हुआ जिसके द्वारा कोशिका जैसी संरचना को हम समझ सके कि हमारा शरीर छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना हुआ है? The answer of this question is very simple. It become possible after invention of microscope. Right? कैसे पॉसिबल हुआ? It became possible after, क्या लिखूं मैं? इन्वेंशन लिखूं, डिस्कवरी लिखूं? डिस्कवरी लिखूं। इन्वेंशन, किसका इन्वेंशन? माइक्रोस्कोप। आफ्टर इन्वेंशन लिखेंगे ना, इन्वेंशन में कोई नई वस्तु का निर्माण करना जो पहले नहीं था, और डिस्कवरी का मतलब हुआ किसी शब्द को मालूम करना। वो शब्द तो पहले ही से विराजमान था लेकिन किसी को मालूम, तो शब्द का खोज करना डिस्कवरी है, और नए वस्तु का या नए यंत्र का निर्माण करना इन्वेंशन है ना? तो इट बिकम पॉसिबल आफ्टर इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो माने बहुत ऊंचा, बहुत छोटा, और ये स्कोप माने क्या होगा? दर्शी, दिखाने वाला। तो जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ उसके बाद हम मनुष्यों को पता चल सका कि शरीर छोटी छोटी क्या हुआ? निर्मित इकाई जिन्हें कोशिका कहते हैं उससे मिलकर के बने होते हैं।
सवाल यह उठता है कि व्हाट इज ए माइक्रोस्कोप? सूक्ष्मदर्शी क्या? माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस है जो छोटी चीजें के इमेज को